Hello, friends. Are you tired of confusing financial jargons and just want clear, actionable insight into equity market? You are in the right place. I'm your friend Kansham. Welcome you all on this channel. Here I will provide you theoretical and practical aspect of the financial market. If that sounds like something you need, then hit the subscribe button and turn on notifications so you never miss a insight. जब हम निवेश करते हैं तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी सेक्टर्स को। उस सेक्टर्स से हम बेहतरीन कंपनियों को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं ताकि हम एक बेहतरीन कंपनी चुन पाएँ। तो आज हम इसी में बात करेंगे कंज्यूमर सेक्टर के बारे में और उसमें से हम आइडेंटिफाई करेंगे कुछ मैट्रिक्स को यूज़ करके कैसे हम एक बेहतरीन कंपनी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके बारे में चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन है कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें। ये किसी निवेश की एडवाइस नहीं है, ये प्योरली एक एजुकेशन वीडियो है। तो हाउ टू एनालाइज कंज्यूमर सेक्टर्स कंपनीज, लेट्स डिस्कस। पर उससे पहले जानते हैं कंज्यूमर सेक्टर्स में किस टाइप की कंपनियां आती हैं। तो उसमें आप देख पाएंगे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आती हैं, जो चीज़ें डायरेक्ट कंज्यूमर्स जो से यूज़ करता है। इसमें हम अलग अलग एस्पेक्ट्स को, अलग अलग मैट्रिक्स को समझेंगे। उसके पहला है रेवेन्यू ग्रोथ। रेवेन्यू ग्रोथ में आप अपने टॉप लाइन को कैसे ग्रो कर पा रहे हैं, आप अपनी सेल्स को कैसे बढ़ा पा रहे हैं। तो ये एस्पेक्ट्स को हम देखते हैं। ये एक की मैट्रिक है किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करने का। जनरली कंज्यूमर सेक्टर में 8 to 15% ईयरली ग्रोथ एक आइडियल मार्जिन है जिसे आप देख सकते हैं। और यही आप देखेंगे, अगर कोई उसी सेक्टर की बेहतरीन कंपनी है तो हो सकता है ये उसमें थोड़ा और ज़्यादा हो, पर आइडियली इट शुड बी 8 to 15% एट लीस्ट। सो लेट्स मूव टू अनदर, इट इज प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन क्या है? हम जो भी चीज़ बना रहे हैं उसमें से सपोज 1 रुपए की चीज़ बना रहे हैं तो उसमें हम कितने परसेंटेज अपने लिए प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं। तो इसी प्रॉफिट जनरेशन को आप अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होता है, ऑपरेटिंग मार्जिन होता है और नेट प्रॉफिट मार्जिन होता है। अब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या है कि जो उसका रेवेन्यू बचा, उसको रेवेन्यू जो टोटल जनरेट किया कंपनी ने, उसमें से आप जो कोस्टिंग आई आइटम की, उस कोस्टिंग को माइनस कर देते हैं तो वो हो जाता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। तो आइडियली किसी भी कंपनी का ग्रॉस मार्जिन 40 to 60% होना चाहिए इन कंज्यूमर सेक्टर कंपनी। सेकंड होता है ऑपरेटिंग मार्जिन। अब जो भी रेवेन्यू बचा उसमें से आप आइटम का कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, वेजेस, ये सब हटा दें टैक्सेस छोड़ के। अभी टैक्सेस हमने इसमें से डिडक्ट नहीं किए, तो वो आपका ऑपरेटिंग मार्जिन अराउंड 15 to 25% आना चाहिए। अब हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन, जो और इम्पोर्टेंट है। इसमें से आप उसका सारा कॉस्टिंग, प्रोडक्ट का, वेजेस का और जो भी है डिडक्शंस इंक्लूडिंग टैक्सेस, इन सब को डिडक्ट करने के बाद जो आपके पास नेट लास्ट में जो आपके हाथ में आता है, आप ये समझ लीजिए हाथ में क्या बचा। लास्टली जो हाथ में बचता है मार्जिन, जिसे आप नेट प्रॉफिट की तरह शो करते हो, वो एटलीस्ट आपका 10 to 25% होना चाहिए। लेट्स डिस्कस इन अदर पॉइंट। अब क्या है? रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आरओई क्या है? आरओई को हम ऐसे देख सकते हैं, जो हमारा इक्विटी कैपिटल है, या तो बोल लें इसे हमारा जो खुद का पैसा है, जो कंपनी का खुद का पैसा है,
उस पैसे पे कंपनी कितना पैसा जनरेट कर, मतलब कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है, उससे कितना और पैसा कमा पा रही है, तो वो हो गया आपका ROE। तो किसी भी अच्छी कंपनी का ROE 20% से ज़्यादा मिलेगा हमें, कंज्यूमर सेक्टर कंपनी में 20% से ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये थोड़ा निवेश के लिए लुक्रेटिव हो सकती है। और दूसरी चीज़ है ROCE, मीन्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड में सिर्फ कंपनी का खुद का पैसा तो नहीं होता, उसमें कंपनी ने कुछ डेट लिया होता है, उसे अगर ग्रो करना है, इतना पैसा कंपनी के पास तो होता नहीं, तो इसलिए जो डेट को मिला के जो टोटल पैसा उसके पास है, खुद का पैसा, डेट का पैसा, दोनों को मिला के जो अमाउंट आ रहा है, उस पे एक टोटल कितना वो प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं, तो इंक्लूडिंग तो ये करीब 18% से ज़्यादा होना चाहिए, 18% या उससे ज़्यादा होना चाहिए कंसिस्टेंटली। ये भी कंसिस्टेंटली से क्या मतलब है, मैं आपको इसके लिए एक आइडियली कुछ जैसे प्रैक्टिकली क्या होता है कि जो ROE आप मैनेज कर रहे हैं, कोई नई कंपनी है, अपने प्रोडक्ट्स को अलग अलग मार्केट में लेके जा रही है और वो ग्रो धीरे धीरे अपने रेवेन्यू को ग्रो कर पा रही है और अपनी रीच बढ़ा पा रही है घूम फिर के, तो वो कंसिस्टेंटली अपना ROE ROC मेंटेन कर पाएगी। क्योंकि कई बार आप ये देखते हैं कि ROE जितना वो ग्रो नहीं कर पाते, या तो अपने ROE को या ROCE को कंसिस्टेंटली मेंटेन नहीं कर पाते। जो अभी ROE है, क्योंकि आपको अगर रिटर्न जनरेट करना है या कंपनी को ग्रोथ एस्पेक्ट में आगे लेके जाना है, तो आपको क्या करना होगा, कंसिस्टेंटली ग्रो करना होगा। आपकी ROE की कंपैरिजन में आपका ग्रोथ फैक्टर कितना है, आप कैसे ग्रो कर रहे हैं, आपके ROC के कंपैरिजन में आप कैसे ग्रो कर रहे हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसे ज़रूर चेक करना है, वेदर द कंपनी इज एबल टू जनरेट कंसिस्टेंट रिटर्न। इसी से हमें, जो आपने सुना होगा 5x 10x, जो एक बेहतर कंपनी मिलती है, तो उसमें ये कंसिस्टेंटली चाहिए कि वो कंटिन्यू ग्रोथ कर रही है और उसके पास एवेन्यू है ग्रो करने के लिए स्पेस है। कोई कंपनी इतनी ज़्यादा ग्रो हो गई है जिसमें अब जिस कंपनी के प्रोडक्ट सबके पास हैं, उसके लिए अब एक्सपेंशन के लिए क्या, वो कैसे ग्रो कर पाएगी। तो हमें ऐसी कंपनी में निवेश करना है, ऐसी कंपनी को आइडेंटिफाई करना है कि जिसमें हमें कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ दिखे, जो उसने परफॉर्म कर रखा हो और आगे भी वो ग्रो कर पाए। इसलिए हमें उसे हमेशा चेक पे रखना है जिस भी कंपनी पे हम निवेश करते हैं। अब दूसरा, डेट लेवल क्या है। किसी भी कंपनी को ग्रो करने के लिए कंपनी क्या करती है, एक सर्टेन लेवल पे उसे डेट लेना पड़ता है ग्रो करने के लिए। खुद का पैसा इतना नहीं रहता कंपनी के लिए, ताकि वो और ज़्यादा मार्केट में एक्सपेंशन करे, न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करे, और इन सब के लिए कंपनी डेट लेती है। पर डेट का एक लिमिट होता है, आप कोई डेट ले रहे हो तो एक लिमिट हमें डिसाइड करना होगा, ताकि उसे हम कभी भी मैनेज कर पाए। डेट अगर हमारे पे ज़्यादा हो जाए तो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। सेम, हम उसका इंटरेस्ट पे करेंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे, ग्रोथ को रजिस्टर नहीं कर पाएंगे, अपने ऑपरेशंस को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो आइडियली अगर किसी कंपनी में बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है तो बेस्ट है, इससे बेस्ट की सिनारियो नहीं हो सकता। पर स्टिल अगर उस फेज में कंपनी पहुंच गई कि अब उसे डेट लेके ग्रो करना पड़ रहा है, तो हमें ये मॉनिटर करना है कि उसका डेट कितना है। उसका किसी भी कंपनी का डेट हम जनरली मेजर करते हैं एज अ 1 काउंट करते हैं, तो वो डेट 1 से नीचे ही होना चाहिए। 1 मीन्स जो टोटल एसेट है उसका वैल्यू 1 रखा गया है यहाँ पे, और जो उसका जो डेट है उससे हम उसी से कंपेयर करते हैं। किसी का अगर ज़्यादा है, सपोज हमारा टोटल एसेट 1 काउंट किया हमने और डेट उसका 1.5 निकल रहा है, मतलब उसकी टोटल एसेट से उसकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा है, तो ये कंपनी हमें इनसे बचना चाहिए। और किसी का अगर डेट, प्रेफरेबली डेट फ्री कंपनी,
अगर फिर भी अगर डेट सब में मिल रहा है तो हम देख सकते हैं कि 0.5 मतलब उसका जो टोटल एसेट्स है उससे हाफ से कम होना चाहिए, तो वो कंपनी कंज्यूमर सेक्टर में अच्छा कर सकती है। अगला जो मैट्रिक्स है वो उसका कैश फ्लो है। कैश फ्लो क्या है कि कंपनी अपने ऑपरेशन से इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में कितना पैसा कमा पा रही है या जनरेट कर पा रही है, ताकि वो अपने ऑपरेशंस को अपने पैसे से मैनेज कर पाए। अब अगर कोई कंपनी ये नहीं कर पा रही कि अपना जो जनरेट किया हुआ क्वार्टरली पैसा है, उसका जो कैश फ्लो है जो जनरेट कर रहा है, चाहे क्वार्टरली हो, चाहे ईयरली हो, चाहे हाफ ईयरली हो, वो अपने ऑपरेशंस को ही मैनेज नहीं कर पा रहा, तो इतना ज़्यादा वॉलेटाइल कंपनी में हमें निवेश से बचना चाहिए। हमें ध्यान देना चाहिए कि उसका कैश फ्लो पॉजिटिव है एटलीस्ट। अगर गलती से नेगेटिव आया तो ऐसा क्या कंपनी ने कर दिया कि जिससे वो नेगेटिव आया, इस एस्पेक्ट को हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। ये जनरली इस चीज़ों को लोग इग्नोर कर देते हैं कि हाँ ये माइनस दिखा रहा है तो क्या हो गया, क्यों आया माइनस, ये हमें चेक करना है। अगला मैट्रिक है शेयर मार्केट एंड ब्रांड स्ट्रेंथ। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है उस कंपनी को कॉन्टिन्यूसली ग्रो करवाने में। उसका है मार्केट शेयर। उस कंपनी का करंट मार्केट शेयर कितना है, ब्रांड स्ट्रेंथ कितना है, उसके कॉम्पिटिटिव के कंपैरिजन में कोई भी कंज्यूमर उसका प्रोडक्ट चूज कर रहा है तो क्यों चूज कर रहा है। अगर चूज कर रहा है तो वो उसकी ब्रांड स्ट्रेंथ है। समझ रहे हैं? मान लीजिए 2 साबुन है, उसमें से मैं किसी साबुन का नाम नहीं लूंगा ताकि वो एडवर्टाइजमेंट ना हो जाए। तो उन दोनों साबुन में से सेम साइज, सेम वेट, सब कुछ सेम है। इसके अलावा भी अगर मैं किसी सर्टेन कंपनी को चूज कर रहा हूं तो उसे आप बोलेंगे उस कंपनी की ब्रांड स्ट्रेंथ। तो उसका कंपनी का ग्रो करने का या फाइनेंशियल हेल्थ चेक करने का की मैट्रिक्स आप बोल सकते हो। और इससे क्या है, कंपनी का जो टोटल इनकम, टोटल सेल कॉन्टिन्यूसली बढ़ता है उसकी ब्रांडिंग की वजह से, मार्केट शेयर की वजह से। अब इसे हम ऐसे देख सकते हैं, अगर किसी भी कंपनी का मार्केट शेयर कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहा है तो वो एक अच्छी कंपनी मानी जाती है और ब्रांड स्ट्रेंथ भी अच्छी है। लोग दोनों कंपनी को कंपेयर जब करते हैं तो आपकी कंपनी को चूज करते हैं, तो ऑब्वियसली उस कंपनी को आपको रडार में रखना चाहिए और उसको आपको कंसीडर करना चाहिए, जिसकी ब्रांड स्ट्रेंथ और मार्केट शेयर अच्छा है या कॉन्टिन्यूसली वो अपने मार्केट शेयर को बढ़ा पा रहा है। पर बियॉन्ड सर्टेन पॉइंट, जैसे कि मार्केट शेयर उसका मोर देन 50% हो गया, सब लोग उसी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो हमें उसमें फिर दूसरे मैट्रिक्स को ध्यान देना पड़ेगा कि क्यों हम इस कंपनी को अब रडार पे रखें। क्योंकि उसको जितना मार्केट शेयर मिलना था वो अगर मैक्सिमम उसने अचीव कर लिया, आगे क्या वो ग्रो कर पाएगा कि नहीं ग्रो कर पाएगा, इन एस्पेक्ट को भी हमें देखना होगा। तो उसके लिए हम दूसरे मैट्रिक्स को ध्यान देते हैं, जैसे कि वॉल्यूम ग्रोथ वर्सेस प्राइस ग्रोथ रखा है। अगर मान लीजिए कंपनी वॉल्यूम ग्रो कर पा रही है, इसको आप ऐसे देख सकते हो कि वो अपने प्रोडक्ट्स को कंटिन्यू, मान लीजिए उसका मार्केट शेयर अभी कम है और कंटिन्यूसली वो ग्रो कर रहे हैं, वॉल्यूम ग्रोथ से पैसा कमा रहे हैं। दो ही स्ट्रेटजी होती है आपको पैसा मीन्स प्रॉफिट कमाने की, या तो वॉल्यूम ज़्यादा आप प्रोडक्ट बनाओ और उसमें थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लो, और ये जनरली उस दौरान होता है जब आपका मार्केट शेयर कम है और आप अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाहते हैं। तो उस टाइम किसी भी कंपनी को ये इंपॉर्टेंट है कि वो वॉल्यूम ग्रोथ से पैसा कमाए। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि वो वॉल्यूम ग्रोथ से पैसा कमाए। और जब एक कंपनी सर्टेन ब्रांडिंग और मार्केट शेयर्स को ग्रो कर जाता है तो उस टाइम उस कंपनी, ये देखना इंपॉर्टेंट है कि वो प्राइस ग्रोथ कैसे कर पा रही है। मीन्स वो प्रॉफिट जनरेशन के लिए अगर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे वॉल्यूम ग्रो करना इतना इजी नहीं हो रहा है तो क्या वो प्राइस ग्रो कर पा रही है, क्या उसका ब्रांड पावर इतना है। अगर वो प्राइस ग्रो कर पा रही है तो सर्टेनली वी शुड कंसिडर दैट कंपनी। अगर वो कंपनी प्राइस सेंसिटिव है, जैसे प्राइस उसने ग्रो किया, तो हमें ऐसी कंपनियों को थोड़ा बचना चाहिए।
अब आती है प्रोमोटर होल्डिंग एंड प्लेजिंग को देखना कि भाई प्लेजिंग क्या है, अपने शेयर्स को हम क्या गिरवी रख देते हैं। आप क्या करते हो, आपने डेट लिया, उसके अगेंस्ट में आपने अपने शेयर्स को प्लेज कर दिया, तो हम उसको एनालाइज करेंगे क्योंकि एज पर सेबी गाइडलाइन इट इज इम्पॉर्टेंट टू शो देयर प्रमोटर होल्डिंग एवरी क्वार्टर ऑन क्वार्टरली बेसिस। तो जैसे ही उनको ये बताना इम्पॉर्टेंट इसीलिए है ताकि एक इन्वेस्टर को इंसाइट मिले कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। सो प्रमोटर अगर अपनी होल्डिंग को कॉन्सिस्टेंटली होल्ड कर रहा है, मोर देन 50% होल्ड कर रहा है, तो इसका मतलब उसको जो ऑनरशिप को कोई रिस्क नहीं है, इसमें कल ऑनरशिप चेंज का कोई इश्यू नहीं आने वाला। अगर अबो 50% है और स्टेडी उसमें होल्डिंग है, और या तो होल्डिंग को कॉन्टिन्यूसली वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर रहे हैं, तो इट इज अ पॉजिटिव साइन। इसी की अगेंस्ट में अगर वो आप देखें कि कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज कर रहे हैं, तो इससे एक हमें रेड अलर्ट के लिए या रेड फ्लैग की तरह देखना चाहिए, और देखना चाहिए प्लेजिंग की क्या कंडीशन है। ज़्यादा प्लेजिंग भी अच्छा नहीं है, तो इन एस्पेक्ट को भी हमें